नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली जी। वेलकम टू द शो। अरुण जी, ये बताइए कि आज की डेट में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बहुमत से या इस तरीके से आई है या छाई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक दिल्ली का फिनोमेना है। पिछले 2-3 वर्षों में जो आंदोलन हो रहे थे, दिल्ली उसका केंद्र था और जो सक्रियता में उसमें भाग ले रहे थे एक राजनीतिक स्वरूप लेकर आए हैं। हो सकता है कुछ प्रयास अन्य स्थानों पे भी करे और मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कहना कि ये लास्टिंग फिनोमेना है या एक ट्रांजिएंट टेम्पररी फिनोमेना है। ये एक गुस्सा था जो बाहर निकला। जहां तक आपने उनकी ताकत कहा, बहुमत से तो बहुत दूर हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। मुझे तो ये एक विडंबना लगती है कि हम 3 राज्यों में जीते, 2 में तो बहुत भारी बहुमत से जीते, एक में 2/3 से जीते, एक में 3/4 से जीते, तीसरे में भी जीते और दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बने। और इंप्रेशन ये दिया जा रहा है जैसे हमें सिल्वर मेडल मिला हो, गोल्ड मेडल कोई और ले गया हो। एग्जैक्टली, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मुझे लगता कि है कभी बुलबुला कहते थे, मतलब आपसे मीन्स बीजेपी, या कभी उनको नौसिखिया बोलते थे, सोशल मीडिया की पार्टी कहते थे। ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। देखिए, उनका परफॉर्मेंस पहले चुनाव की दृष्टि से अच्छा रहा और इसमें 2 पार्टियों का पूरा कोलैप्स हुआ दिल्ली में, कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का। ये जो 30% के करीब वोट मिला आम आदमी पार्टी को, उसमें पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट तो 2-2.5% कम हुआ है। जब एक नया खिलाड़ी आएगा तो हर पार्टी का कम होगा। कांग्रेस का लगभग 17% कम हुआ और 6-7% कम हुआ बीएसपी का। बीएसपी आधी से भी कम पे आ गई। बीजेपी ने बाय एंड लार्ज अपना वोट होल्ड किया, थोड़ा सा कम हुआ उस सारे प्रोसेस में, लेकिन ये कोई बहुत लास्टिंग फिनोमिना होगा ये कहना आज की तारीख में बहुत जल्दी होगा। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना अरुण जी कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो और राज्यों में बीजेपी के पास गया, वो आपके कारपेट के नीचे से उन्होंने खींच लिया। सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बटा। 34% वोट हमें मिला, उनको हमसे 5% कम मिला। लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी से बीजेपी आएगी दिल्ली में। ये प्रश्न कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए था कि केवल 8 सीट पे रह गई। हारी तो सच में कांग्रेस है। बीजेपी 23 सीट से 32 सीट पर आ गई। हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन हमें उम्मीद से 7-8 सीट कम आई हैं और उसमें हमारे वोट का भी एक वर्ग शिफ्ट हुआ है। ये जो पूरा एंगर था, उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रयास करना है। इस सारे आइडिया के साथ क्या गलती क्या हो गई? स्ट्रैटेजी में गलती हुई कि नेता जो नॉमिनेट किया गया हर्षवर्धन जी को वो बाद में किया गया, क्या गलती हो गई? देखिए, ऐसा गलती क्योंकि अब आंकलन होगा, क्योंकि अब एक देखिए आप फिर ये प्रश्न इस ज़हनियत से पूछ रही हैं जैसे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हो। गलतियां तो कांग्रेस से हुई कि पूरी वॉश आउट हो गई चारों के चारों प्रांत में, इसलिए उनके खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे से कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन एक अच्छे नेता थे, उनको हो सकता है हम पहले करते तो थोड़ा और लाभ हो जाता। इतना सब कुछ होते हुए भी दिल्ली आप लोगों के हाथ में नहीं आई। क्योंकि दिल्ली की जीत आपके लिए एक बहुत बड़ा स्वाभाविक होता, सिंबॉलिक जीत होती। अच्छा होता दिल्ली आता, लेकिन अगर हम 4 में से 3 प्रांत जीत गए और चौथे में सबसे बड़े आए, तो मैं बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पे इसको बहुत बड़ा प्लस मानता हूं। इसको मैं नेगेटिव नहीं मानता हूं। अच्छा, ये बताइए अरुण जी कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। वो कह रहे हैं कि 75% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। बीजेपी ने भी कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे। कौन सा सपोर्ट देंगे? कोई कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की बात नहीं कर रहे। आपका प्रेस रिलीज आया था दिल्ली। मैं आपको बता दूं, जो स्टेप्स ऐसे होंगे जो समर्थन करने लायक होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाएंगे। ये हम पहले दिन से स्पष्ट हैं। दूसरा, जहां तक ये 75% वोट का है, ये एक फिक्शन है। मुझे वोट 30% से कम मिला, लेकिन समर्थन 75% से ज्यादा का है। ये किसी भी चुनावी गणित को डिफाई करता है, जिसको पैराडॉक्स कहते हैं कि भाई वोट तो मेरा 30% से कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि 75% से ज्यादा लोग चाहते हैं, तो मैं अपने आप को ही बादशाह घोषित कर रहा हूं। ये राजनीति में बचकानापन है।
इस तरीके से मैच्योर पॉलिटिक्स लंबे अरसे तक नहीं चलती। आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कहा कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे, दोनों से। जब व्यक्ति दल बदल करता है तो उसको अनैतिकता कहते हैं। जब पार्टी अपनी भूमिका बदल लेती है तो किसी ना किसी सिद्धांत पे उस टर्न को, उस मोड़ को जस्टिफाई करना चाहती है। तो अब वो एक तर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने घोषणा की थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन जनता चाहती है कि हम ले लें, तो हम जनता के सामने झुक रहे हैं। इस टर्नओवर को, इस बदलाव को जस्टिफाई करने के लिए जो उनको एक स्मोक स्क्रीन बनानी है, वो स्मोक स्क्रीन बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए ये एकदम चर्चा कि हम रेफरेंडम कर रहे हैं। रेफरेंडम कौन सी अथॉरिटी कर रही है, उस रेफरेंडम में कितने लोग भाग ले रहे हैं, उस रेफरेंडम की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता क्या है। तो यही कह रहे हैं कि हम तो चुनौती दे रहे हैं दोनों पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि आके वो हमारे टर्म्स पे पॉलिटिक्स करे, आए और आज रेफरेंडम में वो भी खड़ी हो। हम उनके विरोधी हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात करते हैं, जिस पार्टी की नीति के मुताबिक बाटला हाउस के आतंकवादियों का समर्थन करना हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। हम एक नेशनलिस्ट फिलॉसफी वाली राष्ट्रवादी पार्टी हैं। उनकी दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। दूसरा, कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं अब आने वाले कल में राजनीति का ओम्बुड्समैन हूं, मैं ही जज होऊंगा, मैं ही पार्टिसिपेंट होऊंगा और मैं दूसरी पार्टियों के ऊपर अपना जजमेंट दूंगा। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या किसी दूसरी पार्टी पे, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने ओम्बुड्समैन नहीं बनाया। मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सकता हूं, उनको चुनौती दे सकता हूं, लेकिन यह कहूं कि जो जजमेंट मैं कांग्रेस को दे रहा हूं कांग्रेस उसको माने, ये कहने का तो मुझे अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी लेकिन राजनीति के एजेंडे को बदल तो रही है, क्योंकि आप लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ रहा है। बेसिकली अभी तक तो आप लोग उन लोगों को कहीं खारिज किया हुआ था। ऐसा कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने चिट्ठी भेजी, कांग्रेस ने जवाब दे दिया। कांग्रेस ने क्या स्वीकार कर लिया कि वो पॉलिटिक्स के ओम्बुड्समैन हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो जवाब नहीं दिया और ना ही कोई जवाब देने का इरादा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कांग्रेस को किस बात का आश्वासन दूं कि मेरी नीति क्या रहेगी? मुझे तो जनता को आश्वासन देना है। इसलिए मैं एक भूमिका पे चुनाव लड़ा हूं। मेरी 36 सीट होती तो मैं सरकार बना लेता, मेरी 32 सीट है तो मैं विपक्ष में बैठूंगा। और हम जो एक बात कह रहे थे कि ये दोनों अंत में इकट्ठा हो जाएंगे, इतिहास उसको सही प्रूव कर रहा है। केवल एक चेंज के साथ हमें लगता था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी की बी टीम बनती हुई। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, ठीक है, तो राजनीति का तकाजा तो ये कहता है कि बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का, जिस बात को किरण बेदी ने भी बोला, कांग्रेस के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों चुनाव लड़ती हैं, तो लेकिन समाजवादी पार्टी में और हम में वैचारिक खाई इतनी बड़ी है कि इस आधार पर हम उनको सपोर्ट कर दें। कांग्रेस के खिलाफ तो आरजेडी भी चुनाव कई बार लड़ी है, तो हम लालू जी को सपोर्ट कर दें? ये तर्क कहां से आया? हम चुनाव लड़े हैं ये सोचकर कि हम बहुमत जीतेंगे, हम 3-4 सीट कम रह गए, इसलिए हम विपक्ष में बैठ रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो अरुण जेटली को भी चुनौती दे रही है कि आइए और आप लोकसभा का चुनाव दिल्ली के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़िए। मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि मैच्योर पॉलिटिक्स में अहंकार कभी नहीं होता। अहंकार की राजनीति आपकी गिरावट का पहला चिन्ह होता है। बीजेपी में एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हम 3 राज्यों में जीते, 2 में बहुत बड़ी जीत जीते, चौथे में हम सबसे बड़ी पार्टी बने। हमारी सेलिब्रेशन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम को समाप्त हो गई। अगले दिन से इतनी भारी जीत के बाद एक मैच्योर पार्टी के नाते हमने काम शुरू कर दिया। ये लोग दिल्ली में दूसरे नंबर की पार्टी बने, लेकिन आचरण में जिस प्रकार का अहंकार मैं देख रहा हूं, बातचीत में जिस प्रकार का अहंकार देख रहा हूं, हम तो विरोधियों का भी आदर करना जानते हैं, लेकिन इस पार्टी की जो शुरुआत हुई है, मेरा भी लंबा अनुभव है, वो उसमें से कहीं ना कहीं अहंकार की बू आती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ना मैं सिक्योरिटी लूंगा,
ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं लाल बत्ती लगाऊंगा, और तमाम चीजें उन्होंने कही, ना तो मैं करूंगा ना हमारे और साथी एमएलए करेंगे। आप इसको कैसा मानते हैं? देखिए, ये सिंबलिज्म है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं राजनीति में जिनको सरकारी सुविधाओं का शौक नहीं है, लेकिन उसको वो अपनी स्लीव के ऊपर बांध लिख के नहीं चलते। पॉलिटिक्स में एक मॉडेस्टी होती है। मैं 14 साल से संसद में हूं, मैं भी सरकारी घर में नहीं रहता, लेकिन आपने चर्चा शुरू की तो मुझे कहने की आवश्यकता है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं नहीं करता। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों को या इस तरीके के नोशंस को पेश करेगा कि मैंने बंगला नहीं लिया, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने लाल बत्ती नहीं, तो बीजेपी का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो क्या करेगा? क्या वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा? वो जब नेता प्रतिपक्ष होगा, आप ये मान के चल रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है, जब नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो वो जो तय करेगा, जो नियम है उसके मुताबिक चलेगा। ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन राजनीति इस आधार पर तय नहीं होगी। राजनीति इस आधार पर तय होगी कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं आप उनको निभाइए, और अगर वो सरकार बनाते हैं तो मैं इन सब चीजों से ज्यादा महत्व मानता हूं कि जो मैनिफेस्टो में आपने लिखा है आप उसको निभाने की कोशिश कीजिए। आप तो एकदम नए नए आए हैं राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पुराने 50 साल 60 साल से, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, अन्य नेता हैं, उन सब का दामन साफ है। पर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से बीजेपी अब देख रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उनको किस तरीके से आंकती है? देखिए, मैं उनको एक विरोधी मानता हूं, वो विरोधी रहेंगे, और हम अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम देश भर में फ्रंट रनर्स हैं, और मैं केवल एक पॉलिटिकल अपोनेंट की दृष्टि से मानता हूं, जैसे हम अन्य राजनीतिक दलों को विरोधी मानते हैं। आप ये मानते हैं कि उनका इम्पैक्ट, आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट दिल्ली के अलावा और सारे प्रदेशों में पड़ेगा? अभी ये कहना बहुत शीघ्र होगा, और अभी दिल्ली में क्या होता है, उनकी दिल्ली में क्या अस्तित्व उनका रहता है, वो उसके आधार पर तय होगा। अभी बहुत जल्दी है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा कर लेना अपने आप में बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो प्रधानमंत्री पद के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बहुत ट्वीटिंग की आदत है, तमाम बातों पर वो ट्वीट करते हैं। सोनिया गांधी को की तबीयत संसद में खराब हुई, एम्बुलेंस नहीं मिला, तब उन्होंने उस पर ट्वीट किया, और अगर लालू जी की तबीयत, उनके पाँव में चोट लग गई तो उस पर ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस तरीके से उभरी है, उस पर नरेंद्र मोदी का कुछ बहुत ज्यादा बयानात नहीं आए हैं, क्या बात है? देखिए, ये चुप है। ये दिल्ली में हर व्यक्ति की अपनी राजनीति और रणनीति होती है। किस विषय को वो एजेंडा में डालना चाहता है, किस विषय को एजेंडा में नहीं डालना चाहता, और ये आवश्यक नहीं है कि हर राजनीतिक नेता हर विषय पर बोले। कई विषय ऐसे हैं जो मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ नजदीक में मानता हूं, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर रिएक्ट करूं। कुछ विषयों के ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वो दावेदार हैं, आपके सबसे आज की डेट में सीनियर लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी ये अक्यूज कर रही है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों भागे हुए हैं, क्यों चुप हैं, उनको क्या लग रहा है हम लोग क्या हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो देश के सामने रोज बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में आप कहती या आम आदमी पार्टी कहता तो बेहतर होता, जिनके विचार सुनने को नहीं मिलते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो ये शिकायत कभी नहीं हो सकती कि उनके विचार सुनने को नहीं मिलते। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, कौन किसके ऊपर बोलेगा ये दूसरा कैसे तय कर सकता है? चुप रहना भी एक कला है कुछ विषयों पे, और इसलिए इस कला का राजनीतिक नेता प्रयोग करते हैं, और वो कला कोई दूसरे के कहने पर प्रयोग होगी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, एक न्यू तरीके की पॉलिटिकल प्रोसेस? देखिए, आवश्यकता नहीं होता। क्या सोनिया जी ने उनके ऊपर बयान दिया है? उन्होंने उनको बधाई दी, पर नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी नहीं दी। क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बधाई दी है? ये कौन सा नया नियम आप लगा रहे हो कि एक नई फिल्म आई है जिसका वो हीरो बन गए हैं और सब उसके आसपास जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी राजनाथ सिंह जी को बधाई दी है कि आप 3 राज्यों में जीते हो और दिल्ली में मुझसे बड़ी पार्टी बने हो? ये इस राजनीति के नियम किसी एक पार्टी के लिए आप रीराइट मत कीजिए। नहीं, पर ये बात तो आपको नहीं लगता है अरुण जी कि
एक देश भी ये सोचना चाहेगा, क्योंकि नई तरीके की देखिए, राजनीति आवश्यकता है। करने पर जब लोग बोलेंगे, और किसी राजनीतिक दल में कौन किस विषय पे बोलेगा वो राजनीतिक दल का विषय रहता है। इसलिए हमारे प्रवक्ता बोलते हैं, हम लोगों को जब अवसर मिलता है कुछ विषयों पे हम लोग बोल देते हैं। मोदी जी को जब आवश्यकता होगी वो बोलेंगे। हमने तो ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी पे क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी बीजेपी की जीत पे क्यों नहीं बोले। अब ये उनका अपनी राजनीति है, जब बोलना होगा बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि लोकपाल बिल पास हो गया, आप उसके बहुत बड़े जैसे कर्ता कह सकते हैं, लेकिन क्रेडिट राहुल गांधी ले गए। अन्ना ने भी राहुल गांधी को क्रेडिट दिया। देखिए, ओछापन था। अब अन्ना ने वही पत्र मुझे लिखा, मुझमें वो ओछापन नहीं था कि मैं जाकर देश को कहूं मुझे अन्ना की चिट्ठी आई, मैं नाचने लग पड़ूं। ये जो कांग्रेस पार्टी ने ओछापन दिखाया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं मानता हूं इसमें बचकानापन था। बचकानापन इसलिए था कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के लोकपाल बिल का विरोधी रही। लोकसभा में उन्होंने विरोध किया। श्री राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कि यह गेम चेंजर स्पीच है, वो ठीक इस बिल के विरोध में था, किसी और कल्पना के समर्थन में था। जब 29 दिसंबर 2011 को मैंने ये सब संशोधन सदन में रखे तो आधी रात को हाउस एडजर्न कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में हम लोग गए, मैं स्वयं मेंबर था। सिलेक्ट कमेटी में सबकी भूमिका थी, मेरी भी एक भूमिका थी। जो सुझाव मेरे और मैंने लिख के दिए थे, सरकार ने नहीं माने, वो 3 आखिरी सुझाव भी मान लिए, और कोई दूसरा बेगानी शादी में नाचने लग पड़े कि ये मेरा बिल है, तो मैं उसको बधाई दे सकता हूं, उस पर और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला कि अडवाणी जी को गांव में ही रहना पड़ेगा। ये जो कहानी जो वो बता रहे थे, देखिए वो, तो इसका क्या मायने लगाया जाए कि अडवाणी जी, क्या आज भी अडवाणी जी उसी तरीके से रेलेवेंट है जैसे 2009 में थे? देखिए 2009 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, आज उस पद के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अडवाणी जी 2009 में भी बीजेपी के मार्गदर्शक थे, आज भी हैं, और उनकी बात का वजन तब भी पार्टी में था, आज भी है। और मोहन भागवत जी ने अडवाणी जी के संबंध में जो कहा कि एक बड़े आदमी को गाइड के रूप में पार्टी के अंदर आपका बहुत बड़ा दायित्व है, वो अडवाणी जी के लिए भी संदेश था, हम सब के लिए वो संदेश था, और मैं उसको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये मानने लगे कि बीजेपी ने मोहन भागवत के थ्रू एक और, जिसे कहते ना कि एक लाइन खोल दी है कि पता नहीं अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जरूरत पड़ी तो अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर सहमति नहीं बनती है तो अडवाणी जी का चेहरा भी ऐसा। आपको पूरा आश्वासन दे देता हूं कि इस सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा इतना अच्छा आंकड़ा आएगा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप एकेडमिक कारणों से ये आंकलन करते रहिए। नहीं, अगर यही बात थी तो फिर हम दिल्ली पर वापस आ जाते, फिर तो आपको एकदम डंके की चोट पर 40 सीट लेके आनी चाहिए थी। देखिए 72 सीटों की लोकसभा, 72 लोकसभा सीटों का ये चुनाव था ओवरऑल, उसमें से 64-65 पे बीजेपी जीती है। तो इसलिए अगर ये चुनाव को आप संकेत मान लेंगी, दिल्ली में भी 7 सीटें लोकसभा की हैं, 5 पे हम जीते हैं इस बार। तो इसलिए ये लेकिन आपकी ट्रेडिशनल सीट्स आप क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, जैसे शालीमार बाग हो या चांदनी चौक की सीट, स्वाभाविक है कि उसमें कुछ सीटों पे वोट शिफ्ट निश्चित रूप से हुआ है। इस हकीकत से हम मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? कुछ नए क्षेत्र ऐसे थे जिसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो हर चुनाव में कुछ वोट जुड़ता है, कुछ जाता है। लेकिन अब आप जब बीजेपी सीरियसली दिल्ली के रिजल्ट्स के बाद आकलन कर रही है, तो क्या निकल के आ रहा है? देखिए, आकलन में से एक बात स्पष्ट नजर के आ रही है कि अगर इसका सीरियसली आकलन करें तो एक विकल्प की तलाश में दिल्ली का एक वर्ग था, उसमें आक्रोश था। उस आक्रोश की वजह से उन्होंने इनको वोट दिया। जो इनके उम्मीदवार कैंपेनिंग में दिखते भी नहीं थे, ऐसे भी कुछ जीते। इसका संदेश लेना चाहिए, और वो एकमात्र संदेश ये है, और ये दोनों पार्टियों के लिए है, कि राजनीति में विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा स्थान है। पार्टी को, उसके नेतृत्व को और उसके उम्मीदवार में ये गुण होना चाहिए।
और अपनी भविष्य की रणनीति दिल्ली जैसे शहर में तय करते वक्त हमें ये मद्देनजर रखना पड़ेगा। क्या बीजेपी में भी क्रेडिबिलिटी लॉस था? देखिए, बीजेपी में क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं था। मेरा आकलन स्पष्ट था कि दिल्ली के जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी का मुकाबला आम आदमी से है, कांग्रेस पुअर थर्ड है। लेकिन आम आदमी इतनी बड़ी ताकत से आ रही है, वो ताकत अपने आप में उसका आकलन कम था। उनको जितना वोट मिला उससे कुछ परसेंटेज हम कम मानते थे। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप आम आदमी पार्टी की सरकार को कितना वक्त देते हैं? देखिए, मैं चाहूंगा कि दिल्ली में राजनीतिक स्थिरता आए और अगर वो सरकार बनाते हैं तो सरकार चलाने का भी प्रयास करें। लेकिन जिस प्रकार से उनके और कांग्रेस के संबंध आपस में सरकार बनाने से पहले ही हैं, उसकी स्थिरता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, जो लोग राजनीति एक नाटकीयता के तरीके से करते हैं, एक मैवरिक स्टाइल से करते हैं, उनके लिए अभियान चला पाना, कैंपेन चला पाना सरल होता है, शासन चला पाना कठिन होता है। आपको लगता है कि जो उन्होंने वायदे किए कि 700 लीटर पानी या बिजली का बिल आधा और 500 स्कूल बना देंगे आने के तुरंत बाद, ये सब वो कितनी जल्दी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैं तो इसके लिए उनको समय देना चाहूंगा अगर वो सरकार बनाते हैं, इसलिए मैं प्री जज नहीं करना चाहूंगा। अगर बिजली का बिल आधा हो जाए तो सारी दिल्ली खुश होगी, तो क्यों ना उनको समय दिया जाए। अगर वो नहीं कर पाते तो फिर इसका अर्थ ये होगा कि वायदे करना सरल है, निभाना कठिन है। तो इसलिए मैं कुछ समय तो उनको निश्चित रूप से देना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी और उसके लीडर्स कह रहे हैं कि हमसे अब सबसे ज्यादा हमसे बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हम पूरे जो कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी है वो फोर्स अब हम बन गए हैं, ना कि बीजेपी। देखिए, आप अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते रहे अहंकार में, राजनीति में ये कभी लाभ नहीं देता। और इसलिए नंबर 2 की पार्टी और उस पोजीशन को विक्ट्री प्रोक्लेम कर देना और जो विनर है कहना वो जीता नहीं है, अब इससे कोई हकीकत बदलने वाली नहीं है। ये तो वही गणित है कि वोट मुझे 30% से कम मिला है लेकिन जनता 75% से ज्यादा मेरे साथ है। लेकिन आप उनका पॉलिटिकल भविष्य, आप बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या देख रहे हैं? 6 महीने आप प्रतीक्षा कर लीजिए, दिल्ली में क्या करते हैं उस पर उनकी छवि बनती है कि ध्वस्त होती है। ये दिल्ली की सरकार कैसे चलाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा है कि हम जो एजेंडा जो है वो हम नीचे से सेट कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं वो जो एक सोशल एक्टिविज्म जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म को डिफाइन करेगा। इसको आप देखते हैं क्या बदलता हुआ? ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी बनती है या एनार्किक स्टाइल बनता है, इसको एक्सपेरिमेंट एक बार होने दीजिए। आपके जो लीडर है नितिन गडकरी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को माओवादी कह दिया। आपको लगता है क्या वो माओवादी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो कहने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने कहा राइट विंग माओइस्ट, तो मुझे लगता है कि उनके पीछे अभिप्राय ये था कि एक एडवेंचरस स्टाइल है और शायद ये कहना एक लेजिटिमेट व्यू हो सकता है। अरुण जेटली आम आदमी पार्टी को आज की डेट में कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। वो एक सिनिसिज्म, आक्रोश के माहौल में से उभर कर आए हैं। उस आक्रोश के माहौल में उन्होंने एक आइडिया फेंका जिसकी स्वीकृति बनाई और उनको अच्छा वोट मिला। लेकिन राजनीति के कैलेंडर में कोई लास्ट डे नहीं होता, वो प्रोसेस चलता है। अब इस स्ट्रेंथ को वो आगे एक मैच्योरिटी के साथ कैसे बिगाड़ बनाते हैं या इसको बिल्कुल स्कैटर कर देते हैं, इस पे अभी जजमेंट करना होगा। आप भी उनको एडवेंचरस मानते हैं? कुछ एडवेंचरिज्म तो है, अनकन्वेंशनल तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा वो है। उसका आपको लगता है कि उनके अनकन्वेंशनल एटीट्यूड का सोसाइटी पर या पॉलिटी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो वाइल्ड कार्ड होता है ना, उसका अचानक अट्रैक्शन बनता है पर वो लास्टिंग अट्रैक्शन नहीं होता। आप उनको सिर्फ वाइल्ड कार्ड मान रहे हैं? देखिए, वो कितने स्टेबल कार्ड हैं, मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थे आमने सामने में अरुण जेटली जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।